नमस्कार साथियों, जानवी ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए। वैसे करते नहीं हो लेकिन फिर भी मेरा बोलने का फ़र्ज़ है, करो तो आपकी इच्छा, नहीं करो तो आपकी इच्छा। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, ऐसी थ्योरी वाला लेसन हम देख रहे थे और काफ़ी आगे तक हम बढ़ चुके हैं। वो एक अलग बात है कि यूट्यूब पर अभी क्लासेस डाली नहीं जा रही है ना। तो आज जो है ऐसी थ्योरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर होने जा रहा है, जिसे आप कुलाम्ब का लॉ कहते हैं, कुलाम्ब का नियम कहते हैं भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम क्या देखने वाले हैं, ऐसी थ्योरी देखने वाले हैं। ठीक है, ऐसी थ्योरी का कौन सा टॉपिक आज हम देखने वाले हैं भैया? कुलाम्ब का नियम। ये जो कुलाम्ब का नियम है, ये कुलाम नाम का एक वैज्ञानिक था। अगर बेसिक से मैं बात करूं तो आवेश का मात्रक कुलाम ही होता है। ठीक है, और ये जो कुलाम था इसने आवेश को लेकर के कुछ नियम बताए। आज हम उन्हीं नियमों पर चर्चा करने वाले हैं। इसने दो नियम दिए, जिसमें पहले नियम का नाम है कुलाम का प्रथम नियम। कौन सा नियम भाई? प्रथम नियम। ये कुलाम ने पहला नियम दिया। कुलाम ने सेकंड नियम कौन सा दिया? कुलाम्ब का द्वितीय नियम। ठीक है, ये दोनों नियम इंपॉर्टेंट है, समझ लेना और कॉपी में नोट करते जाइएगा जो भी मैं बताऊं। तो चलिए, यहाँ पर जो पहला नियम है, कुलाम ने क्या कहा, दो आवेशों के लिए इसने नियम दिया। इस नियम के अकॉर्डिंग, इस नियम में उसने बताया कि आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। ये हमारे पास दो प्रकार के आवेश होते हैं। समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर जो आवेश आपको नजर आ रहे हैं कौन कौन से हैं? असमान आवेश है, एक ऋणात्मक आवेश है और एक धनात्मक आवेश है। तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? आकर्षित करेंगे। अगर इसी का उल्टा मान लो कि यहाँ पर दोनों समान आवेश हो, यहाँ पर आप पॉजिटिव पॉजिटिव मान लो, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर आप नेगेटिव मान लो और यहाँ पर आप नेगेटिव मान लो। तो यहाँ पर ये जो दोनों आवेश है, जो पॉजिटिव आवेश है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे कि प्रतिकर्षित करेंगे? तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से ये भी दोनों है तो ऋणात्मक, लेकिन है कौन से? समान ही है। तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भेजेंगे। ये था कुलाम का प्रथम नियम। कुलाम के प्रथम नियम में कुलाम ने क्या कहा कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और दो एक समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये कुलाम का प्रथम नियम था। लेकिन आवेश के ऊपर बात खत्म नहीं हुई, तो इसीलिए कुलाम ने सेकंड नियम और दिया। कौन सा नियम दिया भाई? सेकंड नियम। क्या इनके बीच की दूरी पर जो यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का, उस पर कोई हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, या फिर वो बल कैसा रहने वाला है, वो फोर्स कैसा रहने वाला है जो इनके बीच में लगने वाला है? तो यहाँ पर हमारे पास कितने आवेश है? Q1 और ये Q2। कितने आवेश है? Q1 और ये Q2। क्योंकि हम फोर्स लगेगा तो सिंपल सी बात है, दो आवेश तो हमारे पास होने ही होने चाहिए। तो यहाँ पर कुलाम ने इस फर्स्ट नियम के अंदर पहला पॉइंट बताया कि यहाँ पर जो हमारे पास दोनों आवेश है, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो होगा वो इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक है भाई, आपके पास जितना आवेश है इनका जितना गुणनफल होगा उसके समानुपाती फोर्स होगा। मतलब छोटी सी भाषा में बताऊं तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2। ठीक है, इसने ये फर्स्ट नियम के अंदर बात कही। और अगर इसकी मैं परिभाषा बताऊं तो इसके अंदर कुलाम ने कहा कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर नहीं बोलना है, समानुपाती बोलना है। दोनों गुणनफल के समानुपाती होगा, समानुपाती होगा। समझ में आ गई भाई बात? बात समझ में आ गई?
दो आवेश है, दोनों आवेशों का गुणनफल करना है और जितना गुणनफल हो रहा है उतना यहाँ पर फोर्स लगने वाला है, उतना यहाँ पर बल लगने वाला है। ये था पॉइंट नंबर ए। दूसरा पॉइंट, द्वितीय नियम के अंदर कूलाम ने बताया कि यहाँ पर जो दूरी होगी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा भाई? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जिस तरह से आपने रेजिस्टेंस के अंदर पढ़ा था, ठीक है, वो वर्ग के विलोमानुपाती हो रहा था। जो आपने मोटाई बताई थी, मोटाई के अंदर रेजिस्टेंस के अंदर आप देख रहे थे कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा था, तो यहाँ पर भी क्या होगा? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला है इस नियम के अनुसार F बराबर क्या होगा? डी स्क्वायर। तो यहाँ पर डी क्या है? इन दोनों के बीच की ये दूरी है। क्या है भाई? डी क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी है। F क्या है? दोनों के मध्य लगने वाला फोर्स है और ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। और सिर्फ दूरी के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होगा, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो यहां पर ये इसने सेकंड नियम में कहा, ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। अगर इसकी परिभाषा हम लिखें तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सिंपल सी बात है, यदि आप इनके बीच की दूरी बढ़ाते जाओगे तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स अपने आप कम होता चला जाएगा। ठीक है, ये इसने सेकंड पॉइंट के अंदर बताया। तो ये था कूलाम का नियम। कूलाम के फर्स्ट नियम के अकॉर्डिंग कूलाम ने बताया कि दो एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। फर्स्ट नियम खत्म। सेकंड नियम आया। सेकंड नियम में पहला पॉइंट उसने बताया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। यहाँ पर फिर पॉइंट नंबर बी की बात आई, तो पॉइंट नंबर बी के अंदर उसने कहा कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ये दोनों बातें इसने अलग अलग बताई। फिर कूलाम ने क्या कहा कि इन दोनों बातों को इसने एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जमा दिया। इस फॉर्मूले में इसने बताया कि Q1 इंटू Q2 बटा डी स्क्वायर। भाई यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें थी, दोनों को हमने एक जगह के लिए, भाई दोनों फोर्स के लिए थी, तो फोर्स बराबर हमारे पास क्या निकल करके आ गया? डी स्क्वायर एफ समानुपाती डी स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2 बटा डी स्क्वायर। ये हमारे पास निकल करके आ गया। अब यहाँ से अगर हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर बराबर का आ जाएगा, और लेकिन यहाँ पर क्या लग जाएगा भाई? के लग जाएगा। के क्या होता है? स्थिरांक होता है। ठीक है, नियतांक होता है। तो ये यहाँ पर के नियतांक आ गया। फिर Q1 इंटू Q2 बटा डी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बन गया। ये आपके पास लास्ट फॉर्मूला निकल करके आया। अभी यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके पास के की वैल्यू होती है, ठीक है, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है भाई, इसको एप्सिलॉन ही बोलते ना, एप्सिलॉन नोट। ठीक है, एप्सिलॉन नोट बोलते हैं इसको। तो ये आपके पास के की वैल्यू आ गई। अच्छा, मैं इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकता हूँ, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इस तरह से लिख सकता हूँ। और यहाँ पर आप Q1 इंटू Q2 बटा डी स्क्वायर, तो ये भी इसका ही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आपके पास जो एप्सिलॉन नोट है इसकी वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नोट की वैल्यू ऐसे तो ये कि याद तो करनी ही है, तो वो तो करनी ही पड़ेगी, तो याद कर लीजिएगा आप। एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू होगी वो आपके पास होगी 8854 इंटू 10 की घात -12, ठीक है, फेरड प्रति मीटर। ये एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आ गई। अच्छा, यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? ठीक है साहब, ये तो आपने अकेली की वैल्यू बता दी, आप एक बार हमें इस पूरे की वैल्यू बता दीजिए, ताकि ना तो हम के लिखे ना हम ये लिखे, क्योंकि कैलकुलेशन तो इसमें भी होने वाली है। तो क्यों ना हम इसका एक मान ही रख लें। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जो यहाँ पे 1/4 पाई
एप्सिलूट नॉट है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन। ठीक है, ये आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब अगर आप इसकी जगह यहां पर ये वैल्यू भी रखते हैं तो भी आपका ये फॉर्मूला एक और नया फॉर्मूला बनकर के तैयार होगा। अच्छा मैं बना देता हूं, एफ बराबर यहां पे क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मत लगाना, न्यूटन लास्ट में लगाना है, फिर आ जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा डी स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, ये इसका एक और फॉर्मूला बन गया। इस तरह से यहां पर 1, 2 और ये 3 तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये दोनों की वैल्यू आपको याद रखनी है और यहाँ पर के की जो के का जो मान होता है, के का कितना मान होता है, ये के का मान आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये वैल्यू याद रखनी है। तो ये था आपका छोटा सा एक कूलाम का नियम, जिसके अंदर दोनों को एक में करके उसने बताया, नियतांक की वैल्यू बताई, हर चीज़ की उसने वैल्यू बताई और लास्ट में कूलाम ने कहा, सभी परिभाषाओं को मिला के उसने कहा कि जो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल है वो उन दोनों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होगा। ठीक है, ये था कूलाम का नियम। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र भाई, विद्युत क्षेत्र। अच्छा, ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है? अब आप सभी कई बार सोचते होंगे कि सब चुंबकीय क्षेत्र तो हमने सुना ही है, लेकिन विद्युत क्षेत्र का नाम आज हम पहली बार सुन रहे हैं, कई लोगों ने सुना भी होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर आपको आता है तो विद्युत क्षेत्र भी अपने आप आ जाएगा। अच्छा, विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि यह आपके पास एक मैग्नेट होता है, ये इसका एन पोल होता है, ये इसका एस पोल होता है, और जो आपकी बल रेखाएं जाती है वो एन से एस की ओर निकलती है और एस से एन की ओर आती है, अंदर की ओर, सभी को पता है। तो यहाँ पर ये जो बल रेखा है जहाँ तक फैल रही है वो क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी करंट होगी, करंट में क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है, करंट में क्या होता है, आवेश होता है, लेकिन आवेश पर भी बात खत्म नहीं होती, आवेश की भी तरंगे होती है। क्या होती है, आवेश की भी तरंगे होती है। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव आवेश है। ठीक है, ये क्या है, मेरे पास पॉजिटिव आवेश है। इस पॉजिटिव आवेश से जितनी तरंगे बाहर निकलती है, ठीक है, और जहां तक ये निकलती है वो क्या कहलाता है भाई, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। हालांकि ये जो तरंगे हैं हमें नजर नहीं आती, सब काल्पनिक है, साइंस लगभग पूरी काल्पनिक होती है। ठीक है, ये तरंगे हमें नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी क्या होता है कि यहाँ पर जितनी एक आवेश की तरंगे जितनी दूर तक फैलती है, ठीक है, जितनी बल रेखाएं होती है जितनी दूर तक फैलती है, वो क्या कहलाता है भाई, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास दो प्रकार के आवेश होते हैं, तो दोनों प्रकार की आवेशों के हम देख लेते हैं कि एक बार यहाँ पर जो तरंगे होगी किस प्रकार की होगी, दोनों तरंगों में क्या हमें अंतर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, पॉजिटिव आवेश जो होगा आपका, ठीक है, जो आपका पॉजिटिव आवेश होगा इसकी तरंगे देखते हैं किस प्रकार की होगी। सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कुछ इस प्रकार की तरंगे बनाई। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक छोटी सी चीज देखने को मिलेगी, ठीक है, और इसी चीज को हमें समझना है कि यहाँ पर क्या फर्क है। कुछ अलग देखने को मिल रहा है सभी बल रेखाओं के अंदर, एक चीज समान है। क्या चीज समान है? एक तो दिशा और इन एरोज के अंदर कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है, छोटी बड़ी है। अच्छा, ये छोटी बड़ी क्यों है? यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया कि दूरी के विलोमानुपाती होगा, अगर जितनी आप दूरी बढ़ाओगे तो बल कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको एरो जो है यही चीज़ दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए जितनी दूरी कम होती, मतलब दूरी जितनी कम होगी ना, यहाँ पे छोटा एरो दिखाता है कि यहाँ बल कम हो जाएगा, बड़ा एरो क्या बताता है, यहाँ पर बल ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एरो इस तरह से दिखाते हैं। अभी क्या है, ये तो पहले के ज़माने की बात थी, जब शुरुआत में जब वैज्ञानिक आए, फिर इससे डायग्राम को और भी मॉडर्न कर दिया गया। यहाँ पर फिर क्या किया गया, सभी एरोस को क्या कर दिया गया, ये Q+ ही ले रहे हम, एक साथ ले लिया गया है। ठीक है, सभी को एक साथ ले लिया। अब आप बोलोगे सर ठीक है,
यहाँ पर हमें डायरेक्शन तो दिखाई दे रही है कि Q प्लस की डायरेक्शन बाहर की ओर है, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ और देख पा रहे थे। क्या चीज़ देख पा रहे थे? कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे बल कम होता चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम वो चीज़ नहीं देख पा रहे। तो यहाँ पर क्यों नहीं देख पा रहे, वो अभी भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, बस समझने की जरूरत है। यहाँ पर आपको ये वाली जगह दिखाई दे रही है, ये वाली जगह दिखाई दे रही है आपको, ये जगह बताती है कि पास में बल अधिक होगा। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ठीक है, जगह ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पर बल कम हो जाएगा। तो दिखा तो यहाँ पर भी रहा था भाई, ये चीज़ कम और ज़्यादा वाला यहाँ पर भी दिखा रहा था, लेकिन पहले एरोज की सहायता से दिखाया गया, फिर थोड़ा और दिमाग लगाया गया। यार जब यहीं पे दिखाया जा रहा है तो इतने छोटे छोटे एरो क्यों? एक एरो बनाया गया और बीच की दूरी जो है, इनके बीच की दूरी क्या बताती है? लगने वाला बल, एक आवेश का दूसरे आवेश पर लगने वाला बल। और यहाँ पर ये जो दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बल कम होता चला जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर कोई आवेश होगा तो उस पर बल अधिक लगेगा, यहाँ पर कोई आवेश होगा तो उस पर बल कम लगेगा। तो ये दूरी ये चीज़ बताती है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखी कि पॉजिटिव आवेश से निकलने वाली तरंगे बाहर की ओर होगी, ठीक है। पॉजिटिव आवेश से निकलने वाली बल रेखा है बाहर की ओर होगी। किसकी ओर होगी? बाहर की ओर होगी। इसका एक तरीके से और समझा दूंगा मैं भी, अभी इतना याद रखिए कि बाहर की ओर होगी। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आवेश तो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए हमने देख लिया कि बाहर की ओर होगी, तो अंदर की ओर कैसे होगी? तो यहाँ पर जो ऋणात्मक आपका आवेश होता है उसकी तरंगे कहाँ होती है भाई? अंदर की ओर जाती हुई हमें प्रतीत होती है। किसकी ओर? अंदर की ओर जाती हुई हमें प्रतीत होती है। इसको इस तरह से आप समझिए, एक पॉजिटिव आवेश लीजिए, ठीक है, और इस आवेश को यदि आप यहाँ पर लेके आओ, सिर्फ पॉजिटिव, मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में आप बोलो कि सर नेगेटिव भी लो, नहीं नेगेटिव नहीं लेना, हमें पॉजिटिव ही लेना है। तो यहाँ पर हमने जब पॉजिटिव आवेश लिया तो पॉजिटिव आवेश को क्या करेगा भाई? प्रतिकर्षित करेगा। तो इसकी बल रेखा आपको कहाँ जाती हुई प्रतीत होगी? बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। मतलब ये बल रेखा इसको बाहर की ओर धकेल रही है। अगर मैं इसी पॉजिटिव आवेश को यहाँ पर आपका जो ऋणात्मक आवेश है यहाँ पर मैं लेकर के तो आपको यहाँ पर कैसा प्रतीत होगा? आपको बल रेखा अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होगी। तो इस तरह से आपको ये प्रतीत होता है। तो ये था आपका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में एक चीज और याद रखना कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यह था कूलाम का नियम और एक विद्युत क्षेत्र। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ क्या हुआ? मिटा दूँ? नहीं मिटाएंगे नहीं, मिटाएंगे नहीं, बच्चे पढ़ लिख रहे हो आप, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो।